हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। और आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीवीएमएस। मतलब फाइल सिस्टम और डीवीएमएस में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। मतलब अर्लियर ट्रेडिशनली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फाइल सिस्टम यूज़ करते थे। तो अब हम लोग डीवीएमएस यूज़ करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएगा, जिसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज़ डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस, एंड अगेन व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था। तो इतने पॉइंट्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस को देखेंगे, फाइल सिस्टम और डेटाबेस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग उसको अच्छे से देखेंगे। जैसे कि क्या है, हम लोग जितने लोग हैं वो हर लोग फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे। ये हम लोग एक तरह का स्मॉल, जहाँ पे हम लोग अपने कंटेंट को स्टोर करते हैं, वो हो गया हमारा फाइल सिस्टम। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर कैसे हम लोग फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं, आप लोग देखेंगे। जैसे हम लोग सपोज ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। ड्राइव यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसमें सपोज डी ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। तो डी ड्राइव के अंदर हम लोगों ने इतने सारे फोल्डर्स क्रिएट कर रखा है। ठीक है, सपोज किसी ने फोल्डर क्रिएट किया है स्टडी के नाम से, किसी ने मूवीज़ के नाम से। इतने सारे फोल्डर्स हम लोग किस मॉडल में क्रिएट कर रहे हैं, हायरार्किकल मॉडल में क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने स्टडी के नाम से क्रिएट किया फोल्डर, किसी ने मूवीज़ के नाम से, किसी ने सॉन्ग्स के नाम से, किसी ने पिक्चर्स के नाम से। तो ये 4 फाइल हम लोगों ने कहाँ स्टोर कर रखा है, किस ड्राइव में, डी ड्राइव में। तो ये जो है कौन से ऑर्डर में है, ये हायरार्किकल ऑर्डर है। मतलब सबसे पहले ये ड्राइव हुआ डी, डी के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, ये 4 फाइल स्टोर किया है। अब इस स्टडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये एक हो सकता है सी का फोल्डर हो, एक C++ का फोल्डर हो, एक डेटाबेस का फोल्डर हो। मूवीज़ का होगा आपका लिस्ट हो सकता है 2070s की मूवी, 2080s की मूवी, 90s की मूवी। उसी तरह सॉन्ग्स में होंगे, कुछ ऑडियो सॉन्ग्स होंगे, कुछ वीडियो सॉन्ग्स होंगे, पिक्चर होंगे, कोई इस ट्रिप की पिक्चर्स, कोई इस ट्रिप की पिक्चर। तो आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो कि जो भी हम लोग फाइल सिस्टम में कुछ भी फाइल मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो भी फाइल में स्टोरेज कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में है, हायरार्किकल फॉर्म में है। मतलब हम लोग 1 बाय 1 स्टेप्स को कवर कर रहे हैं। पहले इसमें गए, फिर इसमें गए, फिर इसमें गए। तो ये कौन से फॉर्म में हो रहा है, ये ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक तरह का हायरार्किकल ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, तो यही हो गया हम लोगों का फाइल सिस्टम। ओके, अब हम लोग देखेंगे डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस हम लोग जानते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग अपने डेटाबेस को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि डेटाबेस मेरा क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये चीज़ें हमारे फाइल सिस्टम में नहीं होता है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस हमको मैंने बताया कि जो मेरा फाइल सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज नहीं होता है। सेंट्रलाइज मतलब एक सर्वर के ऊपर कोई रिक्वेस्ट नहीं सेंड किया जाता है। फाइल सिस्टम मेरे कंप्यूटर के ऊपर होता है, एक यूज़र होता है, वही यूज़र उसको यूज़ करता है, और कोई सिक्योरिटी उसके अंदर नहीं होता है फाइल सिस्टम। जैसे कि हम लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर ड्राइव्स को यूज़ करते हैं, उसी तरह डेटाबेस में क्या होता है, एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज होने का मतलब क्या हुआ, क्लाइंट सर्वर होने का मतलब और सेंट्रलाइज होने का मतलब कि एक मेरा सर्वर होता है, ठीक है, एक मेरा यहाँ सर्वर है, इसको मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर रहा है, मल्टीपल यूज़र इसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, मतलब सपोज कि मल्टीपल यूज़र एक्सेस करने का मतलब, सपोज करो कि हमने एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट किया, उसको कहाँ डाल दिया, सर्वर के ऊपर डाल दिया। ठीक है, अब इस सर्वर के ऊपर जैसे ही डाला, ये सेंट्रलाइज्ड हो गया, मतलब हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, और इसको डिफरेंट यूज़र डिफरेंट टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था प्रीवियस क्लास में भी, जैसे कि हम लोग टिकट कटाते हैं। ये सपोज करो IRCTC का एक सर्वर है, जिसको हम लोग, एक दिल्ली का मेंबर इसको यूज़ कर रहा है, कोई मुंबई का मेंबर, कोई पटना का मेंबर, कोई जम्मू का मेंबर, कोई झारखंड का मेंबर, कोई कोलकाता का मेंबर, सब जगह का मेंबर इसको यूज़ कर रहा है, इस सर्वर को। तो एक टाइम में हम लोग कंकरेंट, मतलब हम लोग कितने सारे यूज़र्स
एक ही टाइम में इसको यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, मेरा डेटाबेस हमारा हमेशा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। मतलब जो भी कोई रिक्वेस्ट होता है, कोई भी यूज़र कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो किससे रिक्वेस्ट करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। सर्वर देखता है कि वो चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, अगर वो अवेलेबल है तो वो क्लाइंट को सेंड कर देता है। समझ में आ रहा है? तो यही मेरा डीबीएमएस में होता है। डीबीएमएस यूजिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो भी कुछ होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। यूजर क्या करते हैं, जो भी क्लाइंट होते हैं वो किससे डिमांड करते हैं, वो डायरेक्ट डिमांड किससे करते हैं, आपका सर्वर से डिमांड करते हैं। सर्वर ना सर्च करता है एप्लीकेशन के ऊपर, अगर सर्वर देखता है कि हाँ यूजर की डिमांड हम फुलफिल कर सकते हैं तो वो यूजर की डिमांड को उसी वक्त फुलफिल कर देता है। समझ आया? यही हो गया मेरा सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज होने का मतलब कोई भी यूजर कहीं भी किसी भी एरिया में बैठे रहेंगे उस डेटाबेस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ये डेटाबेस के अंदर है। और फाइल सिस्टम के अंदर कोई सेंट्रलाइज नहीं होता है। फाइल सिस्टम में हम लोग ध्यान देंगे, जिस तरह हम लोगों ने डीबीएमएस में देखा, डीबीएमएस में हम लोगों ने देखा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, उसी तरह फाइल सिस्टम में ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता रहता है हाँ ठीक है, बट वो सेंट्रलाइज नहीं होता है। ये नहीं है कि हर टाइम आपका अपडेट हो, हर टाइम इसके अंदर इंसर्ट हो। समझ पा रहे हैं? ये क्या हो गया, ये फाइल सिस्टम और ये डीबीएमएस में दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। तो डीबीएमएस हमेशा डायनामिक पेज फॉलो करता है। डायनामिक पेज होने का मतलब क्या हो गया, मैंने उस दिन भी बताया था कि www के ऊपर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो कि डेटाबेस को डीबीएमएस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया डायनामिक। डायनामिक होने का मतलब हर टाइम आपका अपडेट हो, हर टाइम आप इंसर्ट कर सकते हो, हर एक न्यू चीज़ें आपकी अवेलेबल होंगी। ठीक है, कोई करंट चीज़ आप अपडेट करते हैं वो आपको दिख जाएगा। तो ये www के ऊपर, तो ये क्या हो गया आपका डायनामिक पेज कौन फॉलो करता है, डीबीएमएस। और फाइल सिस्टम क्या हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो अब हम लोग ने फाइल सिस्टम और डीबीएमएस का एक ओवरव्यू देखा है। अब हम चेक करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यही डिफरेंसेस में डेटा इनकंसिस्टेंसी, जो प्रीवियस क्लास में आपने हमसे पूछा था, यही आप देखोगे कि यहाँ पे किस तरह डेटा इनकंसिस्टेंसी होता है, डेटा किस तरह रिडंडेंट होता है। ठीक है, चलो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, आप लोग ध्यान दोगे। सबसे पहला डिफरेंस है फाइल सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, फाइल सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट manages and organizes the file in storage medium within a computer। सिर्फ ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है, इसको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल सिस्टम डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। फाइल सिस्टम भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना है। और डीबीएमएस क्या है कि कोई भी डेटा को कहाँ स्टोर करता है, डेटाबेस के ऊपर स्टोर करता है। क्लियर? डेटाबेस यहाँ पे एक अलग स्टोरेज के नाम से है, और फाइल सिस्टम कहाँ स्टोर करता है, वही आपके रैम में, वही रोम में, आपका वही मेन मेमोरी वो यूज़ करता है फाइल सिस्टम। और डीबीएमएस क्या करता है, एक डेटाबेस नाम का स्टोरेज होता है जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डेटा को मैनेज करके स्टोर करता है। क्लियर? दोनों में सबसे पहला डिफरेंस समझ आ गया होगा। सेकेंड देखते हैं, रिडंडेंट डेटा कैन बी प्रेजेंट इन फाइल सिस्टम। आप देखना है रिडंडेंट क्या होता है, और डीबीएमएस में क्या है, देयर इज नो रिडंडेंट डेटा। अब देखते हैं रिडंडेंसी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी मतलब सपोज कि मेरा एक फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम क्या होता है, इसमें आप तरह तरह के डेटा आप स्टोर कर सकते हो। मतलब सपोज करो कि किसी ने फाइल सिस्टम के अंदर ये 3-4 फोल्डर बना रखा है। इस फाइल सिस्टम के अंदर राम नाम का फोल्डर यहाँ भी है, राम नाम का फोल्डर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपी बहुत जगह हो रहे हैं, डुप्लीकेसी बहुत जगह हो रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। जब हम सर्च करने जाएंगे राम नाम के फोल्डर को, तो राम नाम का फोल्डर आपको उस ड्राइव के अंदर 4 जगह दिखाएगा, जिससे आप सर्च करना मुश्किल हो जाएगा, उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, उसको एडिट करना मुश्किल हो जाएगा, उसको डिलीट करना मुश्किल हो जाएगा। ये फाइल सिस्टम में होता है। बट व्हेन यू आर यूजिंग डेटाबेस,
ठीक है, जब हम लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, जब हम लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेसी नॉट अलाउड, क्योंकि एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो भी डुप्लीकेट डेटा होते हैं टेबल को हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन। वहाँ पे डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व करते हुए हमारा टेबल एक नॉर्मलाइज हो जाएगा, जिसमें आपके कोई भी इतने सारे कॉन्स्टेंट होते हैं डेटाबेस के अंदर, इतने सारे रूल्स होते हैं जिसमें आप सेम तरह के डेटा को, डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो। जब हम लोग सर्च करेंगे राम नाम तो क्या होगा, वो ऑलरेडी एक ही जगह पे मतलब प्लेस्ड होगा, जिसको ढूंढना, उसको एडिट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना हम लोगों के लिए डेटाबेस के अंदर ईजी हो जाता है, और वही फाइल सिस्टम के अंदर वो टफ हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपका डेटा इनकंसिस्टेंसी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो कि एक टीचर है, सपोज कि कोई टीचर है मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स हैं जो कि सी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ाते हैं, और ये ट्रिपल ई डिपार्टमेंट में भी कंप्यूटर सी पढ़ाते हैं मिस्टर एक्स। तो जब डेटा बेस बनेगा तो क्या होगा, कंप्यूटर साइंस का एक फैकल्टी का लिस्ट बनेगा और ट्रिपल ई का भी एक फैकल्टी का टेबल बनेगा। ठीक है, क्लियर, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स का नाम इस टेबल में भी है, मिस्टर एक्स का नाम इस टेबल में भी है। क्लियर, समझ पा रहे हैं? ठीक है, सपोज अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स दो दो जगह है, ईसी के भी टीचर है, सीएससी के भी टीचर है। अब इनको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक्चुअली में मिस्टर एक्स जो बंदा है वो एक्चुअली में है कौन, वो कहाँ के मेन टीचर है। उनको जब हम लोग सर्च कर रहे हैं कोई क्वेरी लगा के, तो हम लोगों को वो दोनों जगह दिखा रहा है। तो डेटा क्या है, यहाँ रिडंडेंट हो रहा है, डेटा मेरा कंसिस्टेंट नहीं है, इनकॉन्सिस्टेंट है। समझ पा रहे हैं, मतलब यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है। सपोज क्या हो गया, मिस्टर एक्स ने इस कॉलेज को छोड़ दिया, मिस्टर एक्स ने कॉलेज को छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, सपोज कंप्यूटर साइंस के टीचर ने मिस्टर एक्स को डिलीट कर दिया अपने डेटाबेस से, बट ट्रिपल ई डिपार्टमेंट के टीचर ने अभी तक डेटा को डिलीट नहीं किया है। तो डेटा क्या हो रहा है, मेरा इनकंसिस्टेंट है, मतलब डेटा का मेन ही पार्ट नहीं है। अगर सपोज करिए, अगर मैं इस दोनों डिपार्टमेंट को छोड़ के एक सिंगल, ये क्या हो रहा है, मेरे फाइल सिस्टम में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मतलब फाइल सिस्टम में क्या हो रहा है कि चार जगह उस टीचर का डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, तो चारों जगह उस टीचर को हटाने में हो सकता है किसी जगह मिसप्लेस हो गया, तो डेटा मेरा क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है, डेटा मेरा कंसिस्टेंट नहीं है। अगर यही चीज़ हम अगर डीबीएमएस में करते, डीबीएमएस में क्या करेंगे कि एक ना तो सीएससी में यूज़ करें, ना तो ट्रिपल ई में यूज़ करें, सारे फैकल्टी जो भी मैकेनिकल के फैकल्टी हो या फिर सिविल के फैकल्टी हो, सीएससी के फैकल्टी हो, सारे फैकल्टी का एक ही टेबल बनाते हैं। मतलब मिस्टर एक्स सिर्फ एक ही जगह हो, तो क्या होगा, जब वो कॉलेज लीव करेंगे तो उनको क्या होगा, फैकल्टी टेबल से ही हटा दिया जाएगा। तो आपके डिपार्टमेंट के ऊपर कोई असर नहीं होगा, ना ही सीएससी डिपार्टमेंट के ऊपर असर होगा, ना ही ट्रिपल ई डिपार्टमेंट के ऊपर असर होगा। तो डेटा क्या होगा, मेरा कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। मतलब एक जगह से हट गया तो सारे जगह से हट जाएगा, मतलब मेन डेटाबेस से ही उसको हटा दो। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होता है कि बार बार उसी चीज़, डेटा रिडंडेंट होते हैं, इसलिए बार बार क्या होते हैं, डेटा रिडंडेंट के लिए कोई कांस्टेंट नहीं है। तो बार बार उस जगह पे रिपीट होने से अगर किसी जगह एक जगह मिसप्लेस हो गया, उस डेटा को हम लोगों ने हटा नहीं पाया, उसको रिमूव नहीं कर पाया, तो वो डेटा वहाँ पे क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं, यही हो गया मेरा डेटा रिडंडेंसी की वजह से ही डेटा इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होती है। यही चीज़ डेटाबेस में जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, तो क्या होगा, डेटा मेरा ना ही रिडंडेंट होगा, ना ही मेरा इनकॉन्सिस्टेंट होगा, डेटा मेरा कंसिस्टेंट होगा। ड्यू टू इतने सारे कॉन्स्ट्रेंट है मेरे डेटाबेस के ऊपर। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके वजह से हम लोग बार बार रिडंडेंट डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर, समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर
सेकंड, आई होप कि समझ में आ गया, रिडंडेंट डेटा कैन बी प्रेजेंट इन अ फाइल सिस्टम, देयर इज अ नो रिडंडेंट डेटा, कोई रिडंडेंट डेटा नहीं होता है। उसी तरह आप लोग एक और टर्म यूज कर सकते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी इज प्रेजेंट इन फाइल सिस्टम एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? Okay, now next, it does not provide backup and recovery of data if it is lost. फाइल सिस्टम में क्या होता है, अगर कोई चीज आपने डिलीट कर दिया तो कोई बैकअप नहीं होता है, लेकिन डेटाबेस के ऊपर अगर कोई डेटा लॉस्ट हो गया तो आप उसको रिकवर करके बैकअप करके आप उस डेटा को वापस ला सकते हो। तो ये आपका थर्ड हो गया डिफरेंस। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, देयर इज अ नो एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग इन अ फाइल सिस्टम, एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग इन अ डेटाबेस। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। देखिए क्या हो रहा है कि ओह सॉरी, देखिए इधर हो गया मेरा फाइल सिस्टम, इधर हो गया मेरा डीबीएमएस। देखिए डीबीएमएस में क्या होता है कि आपका एक बार टेबल बन गया सारी चीज़ों का, उसके बाद आपको जितना भी कुछ चाहिए, जितना भी कुछ चाहिए, जो भी चाहिए, सपोज आप ये जानना चाहते हो कि इस एम्प्लॉय के में कितना लोन लिया है, इस एम्प्लॉय का कितना सैलरी है, किसी एम्प्लॉय का कंपनी कौन सा है, किसी एम्प्लॉय का बॉस कौन सा है, किसी एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया है, किसी एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, वो क्या होगा, एक टेबल बना, आप डिफरेंट डिफरेंट क्वायरीज लिखते जाओगे। क्वायरीज आपके स्मॉल छोटे से लाइन में एक लाइन का क्वायरी होता है, उस क्वायरी के हेल्प से आप जो भी कुछ चाहते हो आप डेटाबेस में के थ्रू अवेलेबल मिल सकता है आपको। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होगा कि हर एक चीज़ों के लिए आपको हजार बार जितने सब्जेक्ट, जितने क्वेरी, आप जितने चीज़ जानना चाहते हो फाइल सिस्टम में उतना प्रोग्रामिंग आपको लिखना होगा। और आप लोग सब जानते हो कि प्रोग्रामिंग एक लाइन का नहीं होता है। प्रोग्रामिंग या तो सी में लिखोगे, सी प्लस प्लस में लिखोगे, जावा में लिखोगे, पाइथन में लिखोगे, कोई एक लाइन का प्रोग्रामिंग नहीं होता है। सपोज हमको ये चेक करना है कि राम नेम का इंसान कितना लोन है, कितना सैलरी है, तो जितना क्वेरी आप डेवलप करोगे, जितना क्वेश्चन आप बार बार पूछोगे फाइल सिस्टम में, उतने बार उस प्रोग्राम को रन कराना होगा। तो इससे क्या हो जाता है, कोई प्रॉपर क्वेरी नहीं होती है। तो फाइल सिस्टम में हम लोग जो भी करते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा के लिए, जावा का यूज़ करके हम लोगों को हर एक क्वेश्चन के लिए जो भी आप चाहते हो कि प्रेजेंट हो उसके लिए बार बार प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है। बट डेटाबेस में ऐसा कुछ नहीं है, एक बार टेबल जनरेट हो गया तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज लिख सकते हो। यहाँ पे कोडिंग नहीं करने होते हैं, यहाँ पे क्वेरीज करते हैं। क्वेरीज की मदद से आप जितने क्वेश्चंस करना चाहते हो कि राम जो इंसान है उसका सैलरी कितना है, उसकी मिनिमम सैलरी कितनी है, कंपनी का मैक्सिमम सैलरी कितनी है, उस राम नाम के का बॉस कौन है, राम का फ़ोन नंबर क्या है, एक आप क्वेरी लिखते जाओगे, राम नाम के इंसान का आपका सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आपको बार बार हेक्टिक प्रोग्रामिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? समझ रहे हैं? ये हो गया आपका फोर्थ। तो देर इज नो एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग इन फाइल सिस्टम, एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग इन द डेटाबेस। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैंने बताया, देर इज अ लेस डेटा कंसिस्टेंसी इन फाइल सिस्टम। लेस डेटा कंसिस्टेंसी मतलब डेटा इनकॉन्सिस्टेंट, जो कि मैंने बताया है कि आप एक जगह डिलीट करते हो दूसरे जगह अगर, क्योंकि बहुत जगह नाम मेंशन होता है, डेटा रिडंडेंसी की वजह से क्या होता है, बहुत जगह नाम प्रेजेंट होता है आपका, तो डेटा मेरा कंसिस्टेंट नहीं होता है। और देर इज़ अ मोर डेटा कंसिस्टेंसी बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ध्यान रखेंगे ये सब हम लोगों का नॉर्मलाइजेशन जो है एक तरह का कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब रूल एंड रेगुलेशन है जो कि हम लोग डेटाबेस के ऊपर लगाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू डीबीएमएस। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हो, सिंपल हायरार्किकल मॉडल यूज़ कर रहे हो, वो क्या होगा, आपका उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है कि अब हम लोगों को इतना जहाँ पे इतने सारे कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, हम लोगों को इतना सोचना पड़ता है कि नहीं डेटा रिडंडेंट ना हो, डेटा मेरा इनकॉन्सिस्टेंट ना हो, इसके लिए हम लोगों का वो हेक्टिक होता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है फाइल सिस्टम के कंपेयर में। तो डीबीएमएस आपका कॉम्प्लेक्स होगा फाइल सिस्टम के कंपेयर में। क्लियर हो गया?
अब देखिए सिक्योरिटी का बेसिस पे आ रहे हैं। सिक्योरिटी में क्या होता है आपका कि फाइल सिस्टम में कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, जो मन आपका जो हैंडल कोई भी आपका हैंडल कर सकता है। लेकिन डेटाबेस में आपका एक प्रॉपर यूज़र आईडी होता है, प्रॉपर पासवर्ड होता है, जिससे आपका खुलेगा वो। और किसी को अगर एडमिन चाहते हैं कि इस चीज़ों को मैंने दूसरे को नहीं दिखाना है, तो वो आपका पूरा सिक्योर होता है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, आईआरसीटीसी का एक साइट ले लो या किसी होटल का साइट ले लो, जिसमें देख रहे हो कि आपका सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, सब लोग उसको यूज़ कर सकता है, बट विथ द हायर सिक्योरिटी लेवल सब सिक्योर होते हैं वहाँ। क्लियर? चलिए, अब फाइल सिस्टम क्या है आपका, लेस एक्सपेंसिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, जहाँ आपकी मॉडल कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, वो लेस कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव होंगे। और ये जो डीबीएमएस होते हैं, इट इज़ अ कंपैरेटिवली हायर कॉस्ट देन अ फाइल सिस्टम। इसका कॉस्ट क्या होता है, फाइल सिस्टम से ज़्यादा होता है। तो ये हम लोगों ने फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बीच में डिफरेंस देखा है। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग समझोगे। ठीक है, जैसे देखिए कि एक चीज़ मैंने बताया कि मेरा जो डीबीएमएस है, ये क्या होता है आपका, सेंट्रलाइज्ड होता है। मतलब एक सर्वर होते हैं, सर्वर पे डिफरेंट क्लाइंट्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, मल्टीपल यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आप लोग अपने फ़ोन में भी देखोगे क्या होता है कि सपोज कि टोटल जो मेमोरी है, सपोज कि मुझे कोई फाइल खोलना है, 2 KB का फाइल खोलना है। तो सर्वर पे मैंने रिक्वेस्ट किया, सर्वर समझ रहा है कि यूज़र जो फाइल खोलना चाह रहा है उसका साइज़ है बस 2 KB, और आप अपने मेमोरी लगा रहे हो, सपोज मेमोरी आप लगा रहे हो 512 KB। तो सर्वर क्या करेगा, इसको कंप्रेस करके इस फाइल को के लिए खोलने के लिए आपको सिर्फ 2 KB ही देगा। जैसे आप फ़ोन के ऊपर देख सकते हैं कि जब भी कभी आप यूट्यूब चलाते हैं तो आप देखेंगे ऊपर में, अगर आपका स्पीड चेक होगा तो आप देखोगे कि आपका वो स्पीड कभी कभी 500 KB होगा, 500 MB होगा, ऐसा स्पीड होगा, 1 MB होगा। आप देखोगे जिस तरह का आप वीडियो प्ले करिएगा तो आपका वो स्पीड आप खुद ब खुद वेरी करेगा, क्योंकि सर्वर को पता होता है कि इसे इस वक्त इस पेज खोलने के लिए कितना स्पीड चाहिए। लेकिन जब आप गूगल खोल रहे होते हो या फिर कोई एक ऐसा विकिपीडिया खोल रहे होते हो, तो उस वक्त उस फाइल का साइज़ आपका कम होता है, तो 2 KB होता है, 10 KB होता है। तो उस वक्त आप देखोगे कि आपका जो स्पीड होंगे नेट का, वो आप देखोगे डायरेक्ट 1 MB नहीं होगा, आप देखोगे या तो 0.1 KB होगा। उस हिसाब से वो सर्वर खुद ब खुद उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका मेमोरी का भी बचत हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका स्पीड स्पीड देख रहे हो कि आप 512 आपका स्पीड है और डिफरेंट चैनल्स को आप खोलना चाह रहे हो, तो एक चैनल के लिए अगर 2 KB लग रहा है तो आप पूरा मेमोरी या पूरा स्पीड इसी को नहीं दे रहे हो, सर्वर उसको कंप्रेस करके उस पेज के लिए सिर्फ प्रॉपर स्पीड ही दे रहा है। अगर उसी वक्त आप यूट्यूब खोल रहे हो जिसको 500 चाहिए, तो सर्वर उसको 500 दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक यूज़र एक टाइम में मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है। तो ये इस तरह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपका रन करता है। क्लियर? अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी वक्त आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप लोग ध्यान से मेरे लेक्चर को बार बार रिमाइंड करके पढ़ोगे, जिससे सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।